अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। जो हमारा आज का लेक्चर है वो लेक्चर सीरीज़ नंबर का लेक्चर 9 है, जहां हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर जो है उसकी जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उस लेक्चर सीरीज़ का सीरीज़ नंबर जो है ये 9th है। तो जहां हम आर्टिकल 70 से लेकर 71 तक देखेंगे, जो रिलेटेड है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कानून साजी किस तरह होती है और पाकिस्तान में वो कौन बंदे हैं, वो कौन से इदारे हैं जो यहाँ कानून साजी करते हैं, और इसी हवाले से हमारा आज का लेक्चर होगा। इससे पहले कि हम अपने ही डायरेक्ट आर्टिकल पे चले जाएं, कुछ यहाँ टर्म हैं जो इधर यूज़ होंगी, उन पे पहले हम डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कहते हैं हम कानून साजी को, कानून साजी। उसके साथ है बिल। बिल क्या है? इट इज अ प्रोपोजल। इट इज अ प्रोपोजल। प्रोपोजल, ये एक प्रोपोजल होता है फॉर अमेंड और मेक न्यू लॉ। तो ये बिल क्या होता है? बिल एक प्रोपोजल है जो हमारा किस हवाले से होता है? ये हमारा कि हम कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है, कोई मौजूदा कवानीन हैं, अगर हम उनमें कोई भी चेंजिंग लाना चाहते हैं, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, उसको ओमिट करना चाहते हैं, या ऐसा कोई न्यू लॉ लेके आना चाहते हैं, तो वो हमेशा बिल के ही शेप में होते हैं। एक प्रोपोजल ही होता है वो, जो किसी भी मेंबर के तरफ से आ रहा होता है। बिल के जो हैं तकरीबन ऑर्डिनरी 3 टाइप्स हैं। बिल किस हवाले भी से हो सकता है? ये हमारा एक मनी बिल भी हो सकता है, मनी बिल। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हो सकता है। उसके साथ है ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है, बिल भी हो सकता है। तो बिल के ही शेप में कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, पार्लियामेंट के कौन से मेंबर हैं? सेनेट के जो सारे मेंबर और नेशनल असेंबली के जो भी मेंबर हैं, ये जो है हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो आइदर हाउस से कोई भी बिल, कोई भी ऐसा प्रोपोजल जो है ओरिजिनेट किया जा सकता है। इट मीन्स उसका जो है स्टार्टिंग लिया जा सकता है। ऐसा कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट में बिल को जो है एज ओरिजिनेट करके उसको पास करने के लिए, या उसको अमेंड करने के लिए, या कोई जो है न्यू लॉ मेक करने के लिए, या एग्जिस्टिंग लॉ को ख़त्म करने के लिए तो कर सकता है। तो बिल है एक, तो मनी बिल है जो रिलेटेड टू मनी है। अगर जो हमारा बजट आ रहा है या ऐसा कोई भी टैक्स इम्पोज किया जा रहा है या रिलेटेड टू मनी है, तो उसको हम मनी बिल कहेंगे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहेंगे। अगर हमने ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी बात की है कि ऑर्डिनरी कोई भी लॉ हमारे हैं, उन पे जो है हम क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा आम सा कानून जैसे कि जो पीपीसी है, सीआरपीसी है, क्यूएसओ है, और भी मुख्तलिफ कवानीन हैं, टीपीए है। तो ये जो कवानीन हैं ये ऑर्डिनरी बिल में आएंगे, ऑर्डिनरी बिल की ही सूरत में आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से नहीं आएंगे, ये मनी बिल के हवाले से नहीं आएंगे। तो ये हमारे जो है इंक्लूड होंगे ऑर्डिनरी बिल के हवाले से। इसके साथ है हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम अभी आर्टिकल को ले चलते हैं। आर्टिकल 70 क्या कह रहा है? वैसे कानून साजी का जो तरीक़ेकार है ये हमारा आर्टिकल 70 to 71 में जो है लिखा हुआ है
जो इन्यूमरेटेड है अंडर आर्टिकल 70 to 73, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमारा है 238 to 239। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है। उसके साथ जो हमारा के 70 क्या कह रहा है? 70 कह रहा है अ बिल विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ओरिजिनेट। तो यहाँ एक और लफ्ज आ रहा है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो हमारे यहाँ 3 लिस्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लिस्ट हैं? 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है प्रोविंशियल लिस्ट, दूसरा है फेडरल लिस्ट। इससे पहले कुछ टाइम के उसको अमेंडमेंट के थ्रू ख़त्म कर दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट भी होता था। अभी कंकरेंट लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्या है, एक फेडरल लिस्ट है और क्या है हमारा प्रोविंशियल लिस्ट है। तो जो प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, सब्जेक्ट्स मीन्स जो भी डिपार्टमेंट बताए गए हैं, जो बातें बताए गए हैं कि उनके ऊपर जो भी सूबे हैं कानून साजी कर सकते हैं। यहाँ जो फेडरल लेजिस्लेटिव जो लिस्ट है, जो मेरे ख्याल में 4th शेड्यूल में बताया गया है, जहाँ हमने जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनके हवाले से पार्लियामेंट जो है कानून साजी कर सकता है। ये शुरुआत ही ऐसे होता है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट से, तो लिस्ट कितने किस्म की हो गई? 2 किस्म की, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो अब जो यहाँ जो पार्लियामेंट कानून साजी करेगी वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो हमारे जो 4th शेड्यूल में बताए गए हैं, जो सब्जेक्ट्स जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के हवाले से हैं, उन पे ही पार्लियामेंट कानून साजी कर सकता है। कि यहाँ लिस्ट में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, ये ओरिजिनेट फ्रॉम आइदर हाउस, फ्रॉम आइदर हाउस। आइदर हाउस मीन्स नेशनल असेंबली, सेनेट। तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से कोई भी प्रोपोजल जिसको बिल कहते हैं वो ओरिजिनेट हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू फेडरल लिस्ट में फेडरल लेजिस्लेटिव जो लिस्ट है उनमें ही टॉपिक से कोई ऐसा लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं, जो उनके जो मैटर्स हैं, वहाँ से ही ऐसा कोई लिया जाएगा। वो ओरिजिनेट हो सकता है किसी भी हाउस से। तो जो प्रोसीजर है वो क्या है? प्रोसीजर ये है कि ये किसी भी जो है हाउस से स्टार्ट हो, जो है उसकी ओरिजिनेशन हो सकती है। अगर हम एग्जांपल लें कि अगर ऐसा कोई बिल है जो फर्स्ट हाउस में आया है, किसी में एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये नेशनल असेंबली में आया है, तो फर्स्ट हाउस से ये बिल ट्रांसमिट किया जाएगा सेकंड हाउस में। जो रिक्वायर्ड वोट हैं वो लिए, जैसे कि अगर मनी बिल की बात है तो वो कुछ कंडीशन और है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की बात है तो वो कुछ और कंडीशन है, अगर ये ऑर्डिनरी बिल की बात है तो वो जो उसका तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार सेम है, मगर ये मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है कि यहाँ कितने वोट्स रिक्वायर्ड हैं कि उसको पास किया जाए, रिक्वायर्ड वोट की ज़रूरत होती है। तो ये एक बिल आया प्रोपोजल की सूरत में, एक प्रोपोजल है, बिल आया फर्स्ट हाउस में। अगर फर्स्ट हाउस जिस भी हाउस में बिल आएगा वो कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट हाउस, whether it may originate from the National Assembly, whether it may originate from the Senate। तो अगर वो सेनेट से स्टार्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट हाउस होगा, नेशनल असेंबली सेकंड हाउस होगा, फिर यहाँ से अगर पास होके जा रहा है तो फिर ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा, किसके लिए? असेंट के लिए, फॉर असेंट।
ये विद इन 10 डेज में जो है असेंट करेगा, विद इन 10 डेज में असेंट करेगा, ये बन जाएगा एक्ट, या इसको आप लॉ कह सकते हैं। बिल आया, किसी भी प्रोपोजल आया है किसी भी हाउस में, वो फर्स्ट हाउस में आया है, जो रिक्वायर्ड वोट्स हैं तो वो उसने ले लिए, यहाँ से पास होके फिर सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस से पास होके प्रेसिडेंट के पास आएगा, विद इन 10 डेज में प्रेसिडेंट बाउंड है कि इसको पास कर ले, तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ये था एक जो है तरीकेकार। दूसरा तरीकेकार क्या है कि एक बिल आया फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में आया, यहां से पास होके सेकंड हाउस में आया, सेकंड हाउस से पास होके ये यहां प्रेसिडेंट है, अभी यहां से पास नहीं हुआ है। क्या हुआ, बिल आया फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस से पास होके सेकंड हाउस में आया है, यहां इन्होंने प्रोपोजल दिया है जो है कितने का, 50 आर्टिकल्स को अमेंड कर रहे हैं, 50 जो सेक्शन हैं या आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड करके फर्स्ट जो हाउस है उन्होंने भेजा है सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस इसको पास नहीं करती, सेकंड हाउस कह रही है कि आपके जो भी 40 सेक्शन से आर्टिकल हैं वो हम मान रहे हैं मगर 10 नहीं मान रहे हैं। अगर इन्होंने 40 पास किए और फर्स्ट हाउस ये कह रही है कि ठीक है हम भी 40 ही पास करते हैं, तो यहाँ से अभी ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम 40 पास कर रहे हैं। अगर ये सेकंड हाउस सारे ही 50 ही पास करते तो ये पहला कंडीशन हो जाता, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाता, प्रेसिडेंट एक्ट वो करता। जब यहाँ से फर्स्ट से अगर जैसे ही डायरेक्ट इधर आया, इधर से पास होके उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, तो यहाँ ये सेम एज इट एक्ट बना, या आप इसको लॉ कह सकते हैं। तो जो हमारी थर्ड कंडीशन है उसको देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, ये है थर्ड कंडीशन। एक बिल है, वो आया फर्स्ट हाउस में, यहां से पास होके जा रहा है सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस यहां से कितने पास होके गए, 50 जो है सेक्शंस को अमेंड करना चाहते हैं, या 50 आर्टिकल्स हैं जिनको अमेंड करना चाहते हैं। इन्होंने फर्स्ट जो हाउस है उन्होंने ये काम कर लिया, तो सेकंड हाउस वाले कहते हैं कि हमने 40 पास किए। तो इस हवाले से जो हमारा सेकंड था जो रूल, तो उसी हवाले से वो पास हो रहा था। अगर ये कहें 40 तो ये सेकंड वाला कंडीशन हो जाएगा। अगर ये यहाँ पास नहीं कर रहे, यहाँ टसल हो रहा है, ये कह रहे हैं कि 50 ही आपको पास कर रहे हैं, 50 ये बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे पास, तो फिर ये क्या होगा, या तो ये भी पास नहीं कर रहे हैं, या तो इन्होंने 90 डेज तक जो है डिले कर दिया है, नहीं पास किया है, या तो इन्होंने रिजेक्ट किया है। 3 कंडीशन है, रिजेक्ट किया है तो क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। ज्वाइंट सिटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये ज्वाइंट सेशन है। वहां क्या होता है कि वहां साथ बैठकर, दोनों हाउसेस साथ बैठकर इकट्ठे जो है पास करते हैं। जो टोटल मेंबरशिप होती है वो जो सारे आते हैं, तो वहाँ जितनी भी मेंबर आए, कोरम कंप्लीट हो, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ जो है मेंबर्स की तादाद, जैसे कि नेशनल असेंबली के 340 अगर हम कहें और 104 सेनेट की करंटली 100 हैं, तो हम अज्यूम करें इतने हैं, तो यहाँ सेनेट से पास होके
जो है यहाँ से गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट की यहाँ जो है कहाँ सेनेट में क्या है, ये नहीं है, उसकी जो है मेजॉरिटी नहीं है, और यहाँ जो है नेशनल असेंबलीज में इसकी मेजॉरिटी है। इस मेजॉरिटी की वजह से यहाँ नेशनल असेंबली से पास होकर सेनेट में पास नहीं हो रहा था, तो नेशनल असेंबली की रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। अब इन सब को एक ही साथ मिला के जो है टोटल मेंबरशिप की जो प्रेजेंट वोटिंग है वो देखी जाएगी, उसी हवाले से उसको पास किया जाएगा। तो ये है हमारे पाकिस्तान में जो है कानून साजी का जो है तरीक़ेकार, और हम इसी तरीके से ये इस आर्टिकल को थोड़ा देखते हैं क्या ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ बिल विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस and shall it if it is passed by house in which it is originated be transmitted to other house, and if bill is passed without amendment by the other house also it shall present it to the president for the assent। तो कह रहा है एक बिल आया है, फर्स्ट हाउस से पास है, फिर सेकंड हाउस में गया है विदाउट किसी अमेंडमेंट से, तो फिर ये प्रेसिडेंट को असेंट के लिए दिया जाएगा। उसने अगर असेंट किया तो एक्ट और लॉ बन जाएगा। ये फर्स्ट इन्होंने ये जो कंडीशन थी वो बता दी। Second condition, if a bill is transmitted to under clause 1 is passed with amendment, it shall sent back। तो इन्होंने क्या किया है, पास करके सेकंड हाउस में भेजा है। क्या सेकंड हाउस वाले क्या कर रहे हैं, पास तो कर रहे हैं मगर जो है कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, विदाउट अमेंडमेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ अमेंडमेंट करके ये पास कर रहे हैं 40 बता के। फिर ये कह रहा है कि इट विल सेंट बैक, इसको जो है ना दोबारा फर्स्ट हाउस में भेजा जाएगा, और क्या होगा कि सेंट बैक टू द हाउस इन विच टू ओरिजिनेटेड, जिस हाउस से वो बिल ओरिजिनेट हुआ, जहाँ से इसका स्टार्टअप हुआ, जहाँ से ये बिल आया, जहाँ जिस जो है जिस भी हाउस का मेंबर ने जो है बिल को प्रपोज किया था तो उसी सेम हाउस में आएगा। इफ बिल इज ट्रांसमिट, तो क्या होगा कि द बिल विद दोज अमेंडमेंट्स इट शैल प्रेजेंटेड, अगर ये बिल कह रहा है कि पास किया जा रहा है सेकंड हाउस के हवाले से, फर्स्ट हाउस ने पास किया, सेकंड हाउस 40 बता रहे हैं, तो ये बता रहा है कि 40 को ही फर्स्ट एक्सेप्ट कर रहा है। अगर 40 को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये अब सेकंड में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली फर्स्ट हाउस में चला जाएगा। तो जो थर्ड है, इफ अ बिल इज टू बी टू हाउस अंडर क्लास 1 इज रिजेक्टेड इज नॉट पास्ड विद 19 डेज, रिजेक्ट किया गया और 19 डेज में पास नहीं किया गया, क्या होगा फिर, ऑफ द लेइंग इन द हाउस आर बिल सेंट टू हाउस अंडर क्लास 2 विद अमेंडमेंट इज नॉट पास्ड बाय दैट हाउस। अगर इन्होंने अमेंडमेंट करके फर्स्ट हाउस में भेजा, फर्स्ट हाउस में ने भी पास नहीं किया, तो इन तीनों कंडीशनों में क्या होगा कि विद अमेंडमेंट्स इन पास्ड बाय द is not passed by the house with amendments, the bill at the request of house in which it originated shall be considered in a joint sitting, and if bill passed votes of majority of members present and voting the joint sitting it shall present it to the president for assent। तो joint sitting बुलाई जाएगी, नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है या नेशनल असेंबली के रिक्वेस्ट पे एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। उस ज्वाइंट सिटिंग में वहाँ ये सारे मेंबर्स मिलेंगे, फिर वहाँ की जो प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी होगी उस हवाले से बिल को पास किया जाएगा। अगर हम अभी ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल जो है हमारा सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, ऑर्डिनरी बिल हो नहीं। अब हम इसको आर्टिकल वाइज देखते हैं। प्रोसीजर एट अ ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग की प्रोसीजर को ये 70 जो हम एक मिनट इसको रेज करते हैं। ये था हमारा जो है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस तरह से कानून साजी होती है ये हमने पढ़ा है। फेडरल लेवल पे जो पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है, ये प्रोविंस में भी इसी ही तरीके से एक ही हाउस से पास होता है, उसके साथ जो है गवर्नर लास्ट असेंट एज लाइक प्रेसिडेंट वो करता है। तो प्रेसिडेंट जैसे कि वहाँ असेंट प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो यहाँ जो प्रोविंस की अगर बात की जाए तो प्रोविंस में वो डायरेक्ट गवर्नर के पास चली जाती है। तो यहाँ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट होती है वो किस तरह होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की बात करें
कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की अगर बात करें तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हैं 238 टू 239, ये किस हवाले से होता है? ये 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस। पहली कंडीशन क्या है कि 2/3 मेजॉरिटी हो किस चीज की? टोटल मेंबरशिप की। यहां बात क्या है? टोटल मेंबरशिप की। और जो ऑर्डिनरी बिल है वहां भी 2/3 मेजॉरिटी ही रिक्वायर्ड है, मगर वहां क्या रिक्वायर्ड है? वहां है प्रेजेंट एंड वोटिंग। वहां जितने बंदे मौजूद हैं उस हवाले से 2/3 मेजॉरिटी से बिल को पास किया जाएगा और उसको फर्दर हाउस में नेक्स्ट में भेजा जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस। एक हाउस से अगर वो पास हो रहा है तो फिर वो बिल जाएगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में भी विदाउट अमेंडमेंट अगर वो बिल 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द सच हाउस अगर पास हो रहा है तो बिल जो है असेंट के लिए प्रेसिडेंट को ही भेजा जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ही असेंट नहीं करता तो बिल दोबारा रिकंसीडर किया जाएगा बोथ हाउसेस से। अगर फिर भी वहां से पास होके आता है तो फिर अभी प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि उसको रिटर्न करे, बेक करे फॉर रिकंसिडरेशन, बट जो है प्रेसिडेंट है कभी भी रिजेक्ट बिल को नहीं कर सकता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक ही लफ्ज का डिफरेंस, जहां टोटल मेंबरशिप की रिक्वायर्ड वोटिंग है, यहाँ जो ऑर्डिनरी बिल के हवाले से बात है, अगर हम ऑर्डिनरी बिल में कोई ऐसा अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो वहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग रिक्वायर्ड है, और मनी बिल का मामला कुछ और है। अगर हम इसको 238 की वर्डिंग को देखें, क्या कह रहा है? 238 द सब्जेक्ट टू दिस पार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड किया जाएगा बाय द मजलिस शूरा। मजलिस शूरा मीन्स पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेम मजलिस शूरा है। तो ये 238 एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि यही जो है कानून साजी कर सकती है और कोई इदारा नहीं कर सकता, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके खिलाफ नहीं जाना। कि अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस। तो जो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है ये जो है ओरिजिनेट फ्रॉम द आइदर हाउस। तो ये ऑप्शन इधर है कि बिल कहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। व्हेन द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय वोट्स ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस इट शैल बी ट्रांसमिट टू द अदर हाउस। अगर एक जो है हाउस से बिल 2/3 मेंबरशिप से जो टोटल मेंबरशिप है वहाँ से पास हो रही है तो दूसरे हाउस में चला जाएगा। If the bill is passed by without amendment, by votes of not less than 2/3 majority of total membership of House, it is transmitted to under Clause 1 to subject to provision of Clause. If the bill is passed with amendments by votes of not less than, तो यहाँ जो Clause 4 है, bill to amend the Constitution which would have effect the altering the, यहाँ एक न्यू बात है। सूबे के पास कब और किस हवाले से जो पार्लियामेंट से पास किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट वो कब आता है, वो किस चीज़ के हवाले से आता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ है। ये हमारे आर्टिकल जो है वो है 239 के मुताबिक अगर हम किसी भी सूबे को अल्टर करना चाहते हैं, उसकी ज़मीन किसी और सूबे में मर्ज करना चाहते हैं या उसको ही जो है दो टुकड़ों में जो है उसको डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि फाटा को मर्ज किया गया था केपीके में इन द 15th अमेंडमेंट। 15th अमेंडमेंट में फाटा को केपीके में मर्ज किया गया था। तो वहाँ क्या हुआ था, तो बिल दोनों हाउसेस से विद द टोटल मेंबरशिप ऑफ 2/3 मेजॉरिटी वहां से पास होगा। वहां से पास होने के बाद इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू द बिल प्रेसिडेंट,
इट वुड सेंड टू द सच प्रोविंस, उसी ही प्रोविंस को भेजा जाएगा जिस प्रोविंस को आप अल्टर कर रहे हैं, कोई चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ उससे निकाल रहे हैं, कोई एरिया उससे आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट से 15th अमेंडमेंट में बिल पास हुआ बोथ हाउसेस से, प्रेसिडेंट को नहीं भेजा गया, फर्स्ट केपी के असेंबलीज को भेजा गया, केपी के असेंबली ने पास किया, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को भेजा गया और प्रेसिडेंट ने ही उसको क्या किया था, असेंट किया, उसके बाद ही वो बिल जो है एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई। तो यहाँ इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। और ऑर्डिनरी बिल तो प्रेजेंट एंड वोटिंग के हवाले से होती है। और यहाँ न्यू चीज़ ये है कि जो मनी बिल होता है ये ही वो बिल है जो आइदर हाउस से पास नहीं होता। इट मीन्स इट मस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेशनल असेंबली। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको सेनेट से भी पास किया जाए, वहाँ उनकी एक कॉपी भेजी जाएगी उसको रिकंसिडर करने के लिए और उससे कुछ सजेशंस लेने के लिए। अगर उनके सजेशंस माने जा रहे हैं भी ठीक है, अगर नहीं माने जा रहे हैं फिर भी ठीक है। तो अगर हम मनी 270 के बाद जो अगर मनी बिल की बात करें, ये है हमारा 72 बता रहा है प्रोसीजर एट ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोसीजर होगा द प्रेसिडेंट, ये एक दो जो आर्टिकल्स हैं उनको देखते हैं, फिर उसको मनी बिल को देखते हैं जो 73 में है। द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द चेयरमैन मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन द टू हाउसेज। तो जो प्रोसीजर ऑफ सिटिंग होगा, प्रोसीजर ऑफ सिटिंग्स, ज्वाइंट सिटिंग्स, जो ज्वाइंट सिटिंग्स होगा वो हमारा जो है विथ कंसल्टेशन ऑफ स्पीकर चेयरमैन, तो प्रेसिडेंट रूल्स मेक करेगा उसको जो है चलाने के लिए, उसका कंडक्ट, उसका तरीक़ेकार, उसको कैसे चलाया जाए उसके वो खुद ही रूल बनाएंगे। और है 73 प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। मनी बिल का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल, मनी बिल अंडर आर्टिकल, अंडर यहाँ सेक्शन नहीं लिखना है, आर्टिकल लिखना है, सॉरी मैंने यहाँ एस लिखा है, जहाँ मैंने एस लिखा है आप उसको दुरुस्त कर लीजिए क्योंकि यहाँ ए आएगा, एस नहीं आएगा। एस का मीन्स कि वो सेक्शन है, ये आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो हमारा नॉट एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 70 अ मनी बिल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। मनी बिल हमेशा ओरिजिनेट कहाँ से होगा? नेशनल असेंबली से। इट मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेशनल असेंबली, एनए से होगा, नेशनल असेंबली से, वहाँ से पास होगा। और प्रोवाइडेड दैट साइमल्टेनियसली व्हेन अ मनी बिल इंक्लूडिंग द फाइनेंस bill containing the annual budget statement is presented to the National Assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days make recommendation thereon to the National Assembly। ये जो है Senate within 14 days में जो है कुछ recommendation अगर देना चाहे, recommendations तो वो दे सकती है, उसको कॉपी भेजा जाएगा, recommendation और recommendations भेज सकती है। The National Assembly shall consider the recommendation of Senate after the bill has been passed by the Assembly with or without incorporating the recommendation of Senate, it shall be presented to the President for assent। तो यहाँ ये जो है नेशनल असेंबली से पास किया जाएगा, अगर वो चाहें तो उसमें कुछ अमेंड करना चाहें और उसमें जो सेनेट के रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उनको पास करना चाहें, उन पे कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो फिर वो किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को ही देंगे फॉर असेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट को देंगे ये इनका बिल जो है एक्ट बन जाएगा। और जो बजट्स वगैरह आते हैं, एनुअल जो बजट्स होता है उसी का ही प्रोसीजर है इस हवाले से, जो मनी बिल का जो तरीक़ेकार है। और
अगर कोई भी आप बिल, आप इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन, टैक्स से मुतल्लिक आप अगर कोई भी बिल पास करना चाहें, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, लोन देना चाह रहे हैं, या इम्पोजिशन ऑफ टैक्स है, या ऐसी कोई भी बात है, तो वो हमारा रिलेटेड टू मनी बिल होगा, जो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होके वहाँ से ही पास होके रिकमेंडेशंस के लिए कापी जाएगी सेनेट के। सेनेट जो है उसको रिकमेंडेशंस देगी, सजेशंस। अगर ये मान है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट उसको जो है साइन करेगा, तो फिर वो एक्ट बन जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट कंसर्न रिक्वायर्ड फॉर, जब भी मनी बिल या जो फाइनेंशियल मैटर से अगर कोई भी बिल आई है, तो उसके लिए जो है अंडर आर्टिकल 74 फेडरल गवर्नमेंट की जो है कंसेंट लाजमी होती है। उसकी कंसेंट से ही जो है उसको आगे जो है पास किया जाएगा। प्रेसिडेंट्स असेंट टू बिल 75 कराए कि प्रेसिडेंट को जो भी बिल पास होगा असेंट के लिए प्रेसिडेंट को ही भेजा जाएगा। और 76 है बिल नॉट टू लैप्स ऑन प्रोरोगेशन, अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं, सेनेट नहीं, क्योंकि सेनेट इज अ कंटिन्यूइंग हाउस, इट नेवर डिसॉल्व, इट नेवर बी डिसॉल्व, बिकॉज ये कंटिन्यूइंग हाउस है। और ये अपना इनके जो मेंबरान का टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है, उसके जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का जो टेन्योर होता है वो 3 ईयर होता है, और उनके इलेक्शंस हर 3 साल के बाद होते हैं। अब जो उनके मेंबरान 2024 में जो रिमेनिंग बचेंगे वो 96 बचेंगे, क्योंकि 108 टोटल मेंबर्स थे, और उसके साथ जो 8 फाटा वाले अब ख़त्म हो गए हैं, जो फाटा उसको मर्ज किया गया है, तो इसी हवाले से 96 बचेंगे। तो अब जो करंट जो उनका जो है करंट जो मेंबरान हैं सेनेट में वो हैं हमारे 100। तो ये था हमारा, तो ये कह रहा है कि अगर बिल नॉट टू बी बिल, हाँ 76 बिल नॉट टू लैप्स ऑन प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन पे हम बात कर रहे थे कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो बिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो पड़ा होगा, जब न्यू असेंबली आएगी उसको डिस्कस करेगी। अगर 77 में कह रहा है अगर हमने कोई भी टैक्स लगाना है, कोई भी टैक्स इम्पोज करना चाहती है गवर्नमेंट, तो इसके लिए एक जो है मनी बिल आएगा, जो नो टैक्स शैल बी लेव्ड फॉर द पर्पज ऑफ फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, मजलिस शूरा के एक्ट के सवाए ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये था जो है हमारा आज का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जहां हमने आर्टिकल 70 से लेकर 77 तक पढ़ा, एंड आर्टिकल जो है 238 से लेकर 239 जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखी, और उसके साथ ये भी जो है हमारे जो इसका जो मनी बिल का जो प्रोसीजर है वो भी जो है सिंपली ओरिजिनेट होगा नेशनल असेंबली से, पास भी वहाँ से होगा सिंपल मेजॉरिटी से, तो जो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर से ही ये होगा मेरे ख्याल में। इसको देखते हैं 1 मिनट, ये 73 है कि प्रोवाइड दैट सम एडिशन व्हेन अ बिल इंक्लूडिंग द फाइनेंस बिल कंटेनिंग द नेशनल असेंबली शैल कंसीडर रिकमेंडेशंस द फॉर द पर्पस ऑफ चेक दिस बिल डीम टू बी मनी बिल इट कंटेन द प्रोविजन डीलिंग विद द, तो यही तरीक़ेकार है इनको भी पास करने का। आज का लेक्चर यहाँ हमारा एंड हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।